चैप्टर का नाम बताओ क्या है? जनरल मीटिंग। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जनरल मीटिंग कैसे होती है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है ये कहां कहां दे रखी है। सबसे पहले कहां दे रखी है? कंपनीज एक्ट। तो ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा सेक्शन नंबर 96 से कंटिन्यू 118 एंड फिर क्या बताएगा 121। चलिए फिर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट के साथ क्या पढ़ना पड़ता है? रूल्स भी पढ़ने होते हैं और साथ में चलेगा हमारा SS2। एक होता है SS1, एक होता है SS2 और एक होता है SS3। ये सब हमने देखे। 1 क्या होता है? बोर्ड मीटिंग। SS2 जनरल मीटिंग। 3 डिविडेंड डिक्लेरेशन, है ना। ये जब हमने प्रॉफिट डिविडेंड वाला चैप्टर पढ़ा था जो नम्रता ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, टेस्ट की तैयारी करी है उसने, है ना, तो SS3 उसमें कवर होता है। चले तो अब जनरल मीटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? SS2। तो SS2 होता क्या है? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होता क्या है? हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICSI इशू करता है ताकि हम क्या कर सके? कंप्लाइंसेस और अच्छे कर पाए। स्टार्टिंग से CSCT से पढ़ते थे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताओ। गुड मतलब अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? कंपनी के कंप्लाइंसेस ना, कॉर्पोरेट के कंप्लाइंसेस, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जनरल जनरल बातें लिखी है। मीटिंग अगर करनी है तो मीटिंग में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। तो अगर मैं ओपीसी की बात करूं तो ये जो भी चैप्टर बोलेगा क्या वो ओपीसी में एप्लीकेबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपीसी में जनरल मीटिंग होगी कैसे? मेंबर कितना है? एक ही है। तो मीटिंग होने के लिए कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2। चलिए इन्होंने कहा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पढ़ने वाले, SS2 पढ़ने वाले। ये SS2 कुछ नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किए गए स्टैंडर्ड्स है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते। वो इशू करता है लेकिन अप्रूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ICSI रिकमेंड करता है भाई ये सारी चीजें लानी चाहिए ताकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सके। तो CG क्या बोलता है? अप्रूवल देता है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी अडेयर। अडेयर मतलब क्या होता है? फॉलो करना। मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा किसको? बाय ऑल दी कंपनीज। कहां दे रखा है? सेक्शन 118। अभी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया सेक्शन 196 से 118 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक, ये चैप्टर बोलता है सेक्शन इसका सेक्शन 118 का सबसेक्शन 10 बोलता है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो 2 है वो सारी कंपनीज को फॉलो करने चाहिए। पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ताकि प्रमोट कर सके गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो SS2 बनाया किसने है? इशू किसने किया है? ICSI ने। लेकिन अप्रूवल किसने दी है? CG ने। और इसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इसे फॉलो किसको करना है? सारी कंपनीज को। अब कभी भी अगर SS2 आते हैं तो 4 बातें लिख पाओगे। इशूड बाय ICSI, अप्रूव्ड बाय CG और ऑब्जेक्ट क्या है? गुड कॉर्पोरेट। कौन इसे फॉलो करेगा? सारी कंपनीज। ठीक है, चलिए जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें पॉइंट में डिवाइड करो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद रहेंगी। बढ़ेंगे जनरल जनरल बातें। कोई भी अगर कॉर्पोरेट मीटिंग हो रही है तो चलिए उसका डिसीजन लिया जाता है। इन्होंने कहा डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले कौन होता है? हमारे बोर्ड। बोर्ड से मतलब हमारे क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा कौन होता है? हमारे मेंबर्स। तीसरा क्या है? डिबेंचर होल्डर। चौथा क्या है? क्रेडिटर्स। हमने ये देखा है डिसीजन के लिए सबसे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं और दूसरे नंबर में कौन आता है? जनरल मीटिंग। ठीक है, हमारे शेयर होल्डर्स आते हैं, हमारे मेंबर्स आते हैं। लेकिन कभी कभी हम डिबेंचर होल्डर को लेकर बातें कर रहे होते हैं, तो जब हम डिबेंचर होल्डर को लेकर बात करेंगे तो भैया उनकी अलग से एक मीटिंग होगी ना। अगर हम क्रेडिटर्स को लेकर बात करें तो उनको लेकर अलग से मीटिंग होगी ना। तो जब भी डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट की बात होती है या फिर क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट की बात होती है तो यस बच्चा उनके भी अलग से मीटिंग होते हैं, जिन्हें हम एक कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। उस कैटेगरी को एक नाम देते हैं। वो कैटेगरी का नाम क्या है? क्लास मीटिंग। क्लास क्यों? क्लास मतलब कैटेगरी होती है। क्लास मतलब क्या होता है? कैटेगरी। या फिर क्लास मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो ये किसका ग्रुप है? सारे डिबेंचर होल्डर का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? क्रेडिटर्स का या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की भी मीटिंग होती है क्या? हाँ, जब उसके इंटरेस्ट होते हैं। तो इन शॉर्ट बोर्ड मीटिंग तो होती है, साथ में और कौन होता है? जनरल मीटिंग होती है और सबको एक अदर कैटेगरी में हम डालेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। क्लियर है? चलिए बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कहा 2 टाइप की मीटिंग होती है। एक होती है BM। BM मतलब क्या? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग होती है
फॉर एग्जाम्पल फिजिकल मीटिंग कंडक्ट होगी, सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में एक जगह डिसाइड होगी, वहां पर आएंगे और डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है और उसमें रेजोल्यूशन पास होगा। वो जो रेजोल्यूशन पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, BR, उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। चलिए, इन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब मीटिंग नहीं कर रहे, कहाँ है, घर पे बैठे, घर में बैठे बैठे क्या कर रहे, घर में बैठे, ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन ये मीटिंग किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर नहीं हो रही है। तो अगर वो घर में बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे मीटिंग के अलावा कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उनको एक पेपर में लिख कर दे रखा है कि हम ये डिस्कशन करने वाले, और वो जो पेपर है सबको क्या किया गया है, सर्कुलेट किया गया है, तो इसे हम बोलते हैं कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है बाय सर्कुलेशन। तो ये वर्ड अक्सर आपने सुने होंगे, तो ध्यान देना, जब भी हम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि यही जो डिसीजन है ये लिया जाएगा बोर्ड मीटिंग में। दैट मींस फिजिकली एक मीटिंग होगी जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इकट्ठा होकर डिसीजन लेंगे, या फिर लिखा होगा कि बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा बाय सर्कुलेशन, मतलब मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रही है, उनके घर में उनके ऑफिस तक ये लेटर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें वो क्या करेंगे, अपने एक टिक मार्क करेंगे, ऐसे बॉक्स बना दिए जाते हैं कि भैया आपका हाँ है, नो है, नहीं है तो रीजन क्या है, ये सारी चीजें लिखी रहती है, आपको मार्क करके पेपर फोल्ड करके वापस से रिसेंड करना पड़ता है। बात समझ में आई? लेकिन भाई ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड आ चुके हैं, ठीक। चलिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितनी कैटेगरी देख ली हमने, 2। पहला क्या बोलता है, बोर्ड मीटिंग, दूसरा क्या बोलता है, बाय सर्कुलेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम आते हैं मेंबर्स में। मेंबर में उन्होंने क्या बोल दिया, क्लास मीटिंग। क्यों बोला क्लास मीटिंग? इक्विटी, प्रेफरेंस, जो वैरायटीज होती है, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग, ये सब कैटेगरीज। चलिए, मैंने इन्हीं सबको अलग अलग कैटेगरी में दे दिया था, ठीक है। चलिए, इन्होंने अलग से बता के रखा है क्लास मीटिंग, और फिर क्या बता के रखा है, जनरल मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलग से मीटिंग कर रहे, अलग अलग कैटेगरी की। जनरल मीटिंग मतलब क्या, इक्विटी की कर रहे। अब जनरल मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे भी कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है, रेजोल्यूशन इन दी मीटिंग, मतलब मीटिंग कंडक्ट हो रही है, दैट वाज जनरल मीटिंग। अब इस जनरल मीटिंग में वैसे ही जैसे बोर्ड मीटिंग हो रही थी, एक जगह पर सारे शेयर होल्डर इकट्ठा होंगे और रेजोल्यूशन पास होगा। 2 रेजोल्यूशन होते हैं, एक रेजोल्यूशन होता है OR, दूसरा क्या होता है, SR। क्लियर है? OR और SR। बोर्ड मीटिंग में OR SR पास होता है, क्या होता है, OR होता है, OR है, लेकिन वर्ड यूज करते OR क्या नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन वर्ड यूज होता है। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा है दैट मींस वो किसकी बात कर रहे हैं, जनरल मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब बोर्ड मीटिंग। चलिए, रेजोल्यूशन इन दी मीटिंग तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, पोस्टल बैलेट और रिमोट ई वोटिंग। अभी मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हो रही थी बाय सर्कुलेशन, क्या ये समझ में आया, बाय सर्कुलेशन समझ में आया? सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, घर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, पेपर एक सर्कुलेट किया गया है, मतलब मीटिंग नहीं हुई है, आप तक वो लेटर पहुंचा दिया गया है। क्लियर है? पोस्टल बैलेट भी वही सर्कुलेशन जैसा है, लेकिन क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वर्ड यूज किया जाता है सर्कुलेट, और मेंबर है तो क्या यूज किया जाता है, पोस्टल बैलेट। सिचुएशन दोनों की सेम है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन ये बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, मेजॉरिटी 51%, यही होता है ना। अगर मैं कह रही हूँ मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो वोटिंग कैसे होगी, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, 51% से। चलिए, अगर रेजोल्यूशन किया जा रहा है OR तो वोटिंग कैसे डिसाइड होती है, मेजॉरिटी 51। लेकिन क्योंकि जनरल मीटिंग है तो हम OR बोल रहे हैं, और बोर्ड मीटिंग है तो BR बोल रहे हैं। ऐसे ही क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिस में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में मीटिंग नहीं कर रहे, कहीं और सर्कुलेट किया जा रहा है, तो इसलिए बाय सर्कुलेशन। और यही चीज जब मेंबर करता है तो क्या बोला जाएगा, पोस्टल बैलेट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए, तीसरी चीज एक और बताइए, क्या ये हमें समझ में आ गया? 2 चीजें, पहली चीज क्या, शेयर होल्डर की मीटिंग, और दूसरी चीज क्या, पोस्टल बैलेट। तीसरी चीज रिमोट ई वोटिंग। घर में ही बैठे हैं लेकिन फिजिकल पेपर, पोस्टल बैलेट की तरह फिजिकल पेपर नहीं किया। पोस्टल बैलेट क्या है, एक पेपर आपके घर तक पहुंचा है जिसमें आपको मार्क कर कर उसे फोल्ड करके वापस रिसेंड करना है। ये क्या कह रहे हैं, घर पे भेजा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ईमेल कर दिया आपको। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि आजकल व्हाट्सएप है ना, और भी बहुत सारे सोर्स है, ईमेल के थ्रू एक क्लिक करो ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, गूगल फॉर्म वगैरह जैसे होते हैं। तो ये रिमोट ई वोटिंग की बात हो रही है, मतलब आप यहां बैठ के ई वोटिंग नहीं कर रहे हो, कहां कर रहे हो, घर बैठे ऑफिस में बैठकर आप ये वोटिंग कर रहे हो, फिजिकल नहीं कर रहे। इन दोनों में बस डिफरेंस क्या है, पोस्टल बैलेट में और
रिमोट ई वोटिंग में डिफरेंस क्या है? पोस्टल बैलेट में पेपर फिजिकल फॉर्म में दिया गया है और यहां पर रिमोट ई वोटिंग में इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन जो रिमोट ई वोटिंग है, फॉर एग्जांपल यहां मीटिंग हो रही है, कुछ लोग नहीं आ पा रहे, तो उन्हें क्या दिया गया है? रिमोट ई वोटिंग। नहीं आ पा रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं कह रही मीटिंग नहीं हो रही और सबके घर में दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टल बैलेट। ऐसा नहीं होता कि मीटिंग यहाँ हो रही है और पहले ही पोस्टल बैलेट दे दिया। पोस्टल बैलेट अलग से इंडिविजुअल सबको दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के अगर आप मीटिंग कर रहे हो और जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे, तो उनके लिए हमने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है कि आप चाहे तो क्या कर सकते हैं? ई वोट कर सकते हैं। क्लियर है डिफरेंस? और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अब इन्होंने यही लिखा है कि मीटिंग में बैठे बैठे वोट करें। वोट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शो ऑफ हैंड्स, मतलब ऐसा हाथ खड़े कर जो जनरली करते हैं हम लोग क्लास में। दूसरा क्या है? डिमांड बाय पोल, मतलब पोल मतलब एक कंडक्ट करवाना पड़ता है। जैसे इलेक्शन होते हैं ना, एक बूथ कंडक्ट करवाना पड़ता है, उसमें पर्ची डाल के आपने लिख कर पोल करके डाल दिया। लेकिन इन सब में लगता है टाइम। तो कितना क्या कैसे टाइम लगता है, ये पूरी प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी पूरी मीटिंग का क्या था? सम अप। वापस कितनी मीटिंग बताई उन्होंने? 4। पहली बोर्ड मीटिंग, दूसरा मेंबर्स की मीटिंग, तीसरा डिबेंचर होल्डर, फिर क्रेडिटर। बोर्ड मीटिंग के दो टाइप है। पहला क्या? बोर्ड मीटिंग फिजिकली होंगी, दूसरा क्या बोला? सर्कुलेट किया जाएगा। जनरल मीटिंग में उन्होंने बोला एक क्लास मीटिंग होती है और एक नॉर्मल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के भी पैटर्न उन्होंने बता दिए 3, या तो पोस्टल बैलेट, या फिर रिमोट ई वोटिंग, या फिर नॉर्मल मीटिंग। नॉर्मल मीटिंग में कैसे आप रेजोल्यूशन पास करते हो? 2 तरीके, या तो शो ऑफ हैंड या फिर पोल। और बाकी डिबेंचर और क्रेडिटर बताए। चलिए वन बाय वन डिटेल में पढ़े। क्लास मीटिंग मतलब एक कैटेगरी मतलब जैसे कि आपने काइंड्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे, शेयर कैपिटल। काइंड्स में क्या पढ़ा था? इक्विटी होता है और प्रेफरेंस। क्लास ऑफ मीटिंग से हमारा सीधा मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, क्योंकि कैटेगरी ना। इन्होंने कहा जनरल मीटिंग मेन किसके लिए होता है? वोटिंग पावर किसके पास होता है? हमेशा इक्विटी के पास, और किसी के पास वोटिंग पावर नहीं होती। लेकिन प्रेफरेंस होल्डर के पास वोटिंग पावर आ जाती है, डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग पावर आ जाती है, क्रेडिटर्स के पास वोटिंग पावर आ जाती है। हमने बहुत सारी जगहों में पढ़ाई। अगर वाइंड अप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भाई हमें क्रेडिटर की कंसर्न लेनी है, तो एक क्रेडिटर की कंसर्न कहाँ लेंगे? अलग से क्रेडिटर की मीटिंग। तो क्लास मीटिंग के अंदर सब आते हैं, प्रेफरेंस भी आता है, डिबेंचर भी आता है, क्रेडिटर भी आता है, सबकी मीटिंग आती है। क्योंकि क्लास से मतलब क्या है? कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी की मीटिंग। तो एक समअप है वो। तो जनरल होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, और बाकी सबको हम क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। इन्होंने बाइफरकेशन थोड़ा सा अजीब बस प्रेजेंटेशन में दिखाए। ठीक, आइए सबसे पहले ये पूरा चैप्टर, क्योंकि जनरल मीटिंग है तो इन्होंने सारी मीटिंग तो बता दी। पूरा फोकस इनका क्या बोर्ड मीटिंग में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनका फोकस है मेंबर्स की मीटिंग, जनरल मीटिंग। आइए, यहां आपको 3 टाइप की मीटिंग दिख रही है। पहली क्या? एजीएम। एजीएम साल में एक ही बार होती है, बस एक बार होगी। लेकिन अगर आपको जनरल मीटिंग बहुत सारी करनी है, एक मीटिंग से काम नहीं चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ईजीएम। क्लास मीटिंग मैंने क्या बताया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर्स हो गए, अलग कैटेगरीज जो भी है, ये सब अदर में आ जाता है। बच्चे बुच्चे और दूसरी की कैटेगरी, जब जिनके पास पावर आ जाए वोटिंग के। अदरवाइज वोटिंग पावर तो इक्विटी के अलावा किसी के पास भी नहीं होती। ठीक है, चलिए ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ये बस यही बता रहा है। पहला क्या लिखा? एनुअली ऑर्डिनरी बिजनेस लिखा। इस ऑर्डिनरी बिजनेस का कॉन्सेप्ट आगे चल के भी डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, कुछ को पता ही होगा, सीएसईडी में भी पढ़ा है, नॉर्मली हमने बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, चलिए इन्होंने कहा एजीएम साल में एक बार होती है और उस मीटिंग में जो डिस्कशन होता है वो क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस का। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी बिजनेस, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या? वोट देना। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या? एक 4 पॉइंट्स है, 4 बातें, 4 बिजनेसेस है। बिजनेस को बोलूं तो 4 बस मैटर है। ऑर्डिनरी मैटर्स, कुछ ऑर्डिनरी मैटर्स है जो हमेशा एजीएम में डिस्कस होंगे, क्योंकि वो ऑर्डिनरी है इसलिए एजीएम में डिस्कस होंगे, उसके अलावा कहीं और डिस्कस नहीं होते। वो 4 मैटर क्या है? वो ऑर्डिनरी बिजनेस बोलूं या फिर ऑर्डिनरी मैटर बोलूं, आगे चल के वो 4 मैटर बताऊंगे, अभी नहीं। तो एजीएम क्या है? एजीएम एक मीटिंग होती है जो साल भर में एनुअली एक ही बार होती है, और इसमें जो मेन पर्पस होता है इस मीटिंग का, उसमें डिस्कस करना होता है ऑर्डिनरी बिजनेसेस। क्लियर है? चलिए, मीटिंग इज हेल्ड एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। इस ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा भी 10 बातें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो 4 पॉइंट्स ऑर्डिनरी है जो मैं बताऊंगी, ठीक है, उसके अलावा जितने भी सारे मैटर्स है उनको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अब एजीएम में, आप चाहो तो एजीएम में भी कंडक्ट कर सकते हो डिस्कस, लेकिन उसके अलावा कहीं और डिस्कस करना है तो वो जो आपकी जनरल मीटिंग होगी वो कहलाती है ईजीएम। ई मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
क्योंकि एजीएम तो ऑर्डिनरी है ना, उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करेंगे, तो इन्होंने क्या बोल दिया अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर सर्टेन केसेस में कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेफरेंस होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम समय समय पे अलग अलग मीटिंग करवाते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? आइए कुछ जनरल पहले बातें पढ़ेंगे, फिर आपकी बुक में आएंगे। सेक्शन नंबर याद करने का 96, सेक्शन नंबर क्या है 96, उसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 91 का सबसेक्शन 1 बोलता है हर कंपनी को, एवरी कंपनी, लेकिन हम ओपीसी की बात नहीं कर रहे। टॉपिक क्या है? एजीएम, जनरल मीटिंग। ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? 5 होते हैं ना, 1 होता है। अब 1 के साथ मीटिंग होगी क्या? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो किसके साथ? मेंबर ही नहीं है। जनरल मीटिंग मतलब मेंबर की रिक्वायरमेंट, एक ही मेंबर, आपस में क्या मीटिंग होगी? हम कह रहे हैं सारी कंपनी को एजीएम कंडक्ट कराना है, लेकिन हम ओपीसी की बात नहीं कर रहे। चलिए क्या लिखा है? इन ईच ईयर होल्ड करना है इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग। आपने अगर कोई दूसरी अदर मीटिंग कर रखी है वो एडिशनल कहलाएगी, एक एजीएम तो करना कंपलसरी है। एटलीस्ट कितनी? 1 मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर ईच ईयर। हर साल हमें क्या चाहिए? एक एजीएम चाहिए। याद रखना कैलेंडर ईयर में, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो जहां कहीं भी कैलेंडर ईयर है तो समझ जाना जनवरी से दिसंबर की बात हो रही है। तो मैंने आपको बोला एजीएम कब हो जाना चाहिए? कैलेंडर ईयर में। हर जगह फाइनेंशियल ईयर लिखा रहता है, जनरल रूल हर जगह फाइनेंशियल ईयर है, एक्सेप्शन कैलेंडर ईयर लिखा होगा। तो एजीएम को साफ बोल दिया कि कहाँ होना चाहिए? आपके कैलेंडर ईयर में, ठीक है। चलिए ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर करना है, ऑल्दो अ कंपनी इज होल्डिंग सो मेनी अदर मीटिंग इन दैट ईयर। आपने जमाने भर की मीटिंग कर रखी है, 10 मीटिंग कर रखी है, लेकिन आपने एजीएम नहीं किया, तो आपको बच्चा अच्छा खासा फाइन देना पड़ सकता है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। द प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो मीटिंग बुलाने की, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस एजीएम में पूरा चिट्ठा बताने वाले पिछले साल का, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एजीएम कंडक्ट कराए। तो अगर आपसे अथॉरिटी पूछी जाती है कि एजीएम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी कौन है, दैट वाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लॉ मालूम है क्या? तो कौन हेल्प करेगा? सीएस। सीएस कौन सा वाला? जो जॉब में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों एजीएम करवाया जाता है? एजीएम इसलिए करवाया जाता है ताकि हम रिव्यू कर सके फंक्शन ऑफ द कंपनी। इट इज एसेंशियल दैट द शेयरहोल्डर मस्ट असेंबल एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। साल भर में एक बार इकट्ठा होगा तो क्या करेगा बच्चा? पूरी कंपनी का डिस्कशन करेगा, पता चलेगा कंपनी क्या कैसे काम करे। तो मेन पर्पस एजीएम का करवाना यही है कि हमारी कंपनी कैसे काम कर रही है, सही ट्रैक में है कि नहीं, ये एक बार डिस्कस करना। दैट्स इट, क्लियर है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एजीएम साल भर में, वो साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर से कि कैलेंडर ईयर से? कैलेंडर ईयर से। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, साल में एक बार तो करना कंपलसरी है। और जो अथॉरिटी है जो ये मीटिंग कंडक्ट करेगी, दैट वाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलिए और कुछ जनरल बातें। आपकी कंपनी एकदम न्यू क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है। समझ लो आज 2023 में आपकी कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। अगस्त में इनकॉर्पोरेट हो रही है, ठीक। कब इनकॉर्पोरेट हो रही है? अगस्त में। चलिए अगर आपकी कंपनी जस्ट अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो फर्स्ट एजीएम आपकी कब होनी चाहिए? इन्होंने बोल दिया जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। क्या बोला? फाइनेंशियल ईयर एंड बोला कि कैलेंडर ईयर एंड बोला? फाइनेंशियल ईयर। जनरल रूल हर जगह फाइनेंशियल ईयर ही होता है, बहुत कम जगहों में कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, वहां से कितने महीने? 9 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? अभी अगस्त 2023 चल रहा है, 31 मार्च 2024 खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर। वहां से 9 महीने, कौन सा मंथ आएगा? सितंबर आएगा। काउंट करो, क्या आएगा? दिसंबर आएगा ना। अप्रैल मई जून जुलाई, काउंट कर लो पहले, है ना। और सितंबर किस महीने में आता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद से 6 ना। तो मैंने क्या बोला है? 9 मंथ बोला ना, ठीक है। वापस आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, ध्यान देना। आपकी कंपनी क्या हुई है? अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वहां से कितने दिन के अंदर? 9 मंथ्स। अब इन्होंने कहा कि अब आपकी कंपनी नॉर्मल हो गई है, आपकी एजीएम हो गई है, दिसंबर से पहले पहले कभी भी कंडक्ट करवा लो, ठीक है। ये 2023 है, मतलब 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2024 से पहले पहले, ये 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, आपको कभी भी मीटिंग करवानी है, याद रखना। अब मेरी एक मीटिंग हो गई 23 में, अब मुझे नेक्स्ट 24 में मीटिंग करवानी है, सॉरी 24 में हो गई मीटिंग, नेक्स्ट 25 में मीटिंग करवानी है। इन्होंने कहा बाकी की जो भी सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी एजीएम की, वो कब करवाना है, 6 महीने में। मतलब जब आप इनकॉर्पोरेट हो रहे तो हम आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहे हो, क्योंकि आप एकदम न्यू हो, टाइम लग सकता है। 9 महीने ज्यादा टाइम दिया है, 2 महीने भी कर सकते हो, 3 महीने, 4 महीने में भी। आपका 31 मार्च को खत्म है ना, अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर तक कभी भी करो, लेकिन दिसंबर से और आगे मत जाना। हम अप्रैल में ही कर देते हैं, नहीं हमारे पास इतना काम का बटन, हम बहुत फास्ट है, फटाफट कर रहे, तो इन्होंने ज्यादा टाइम दे रखा है। लेकिन उसके बाद जो भी एजीएम होगी वो कितने टाइम में करना है, 6 महीने। अब बताओ 6 महीने कब आते हैं, सितंबर। तो क्या 9 मंथ से मतलब मेरे एग्जाम्पल में दिसंबर है, और 6 मंथ से मतलब मेरा क्या है, सितंबर। लेकिन सीजी चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकती है, और वो रिलैक्सेशन मैक्सिमम कितने का दे सकता है, 3 महीने का। अगर आपने कोई जेन्युइन रीजन दे दिया तो आप 3 महीने के रिलैक्सेशन के साथ कब चले जाएंगे, वापस दिसंबर, ठीक है। लेकिन आपको पहले रीजन, स्पेशल रीजन बताना पड़ेगा, क्या रीजन है। अगर उन्हें जेन्युइन लगेगा तो ही तो ये एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी क्या, नहीं। चलिए तो वापस, अगर आपकी कंपनी एकदम फर्स्ट अभी शुरुआती इनकॉर्पोरेट हुई है तो फर्स्ट एजीएम होगी, तो फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए आपकी, 9 मंथ फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम कब हो जानी चाहिए, चलिए मेरी कंपनी को 15 साल हो चुके हैं, तो मुझ में 9 मंथ्स लगेंगे कि 6 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स लगेंगे, वेरी गुड। इफ द फर्स्ट एजीएम लिखा है, दैट मींस क्या है, मेरी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। होता क्या है, जब भी एजीएम होती है ना बच्चा, लिखा रहता है कि 26th एजीएम है, ऐसा लिखा रहता है, हेडिंग में ही लिखा रहेगा। अगर ये लिखा है 26th एजीएम है, दैट मींस मतलब 26 साल हो चुके, 31st एजीएम है, दैट मींस, समझ गए ना। तो लिखा होता है किस नंबर की है, जितने नंबर है दैट मींस उतने साल हो गए। फर्स्ट एजीएम लिखा है मतलब अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। आपकी जो फर्स्ट एजीएम है हेल्ड एज पर द प्रोविजन दैट नो नीड टू डू एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए मेरे एग्जांपल में वापस आएंगे, अगस्त 2023 को मैंने क्या किया, अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। कायदे से मेरी मीटिंग कब हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर 2024, यही होगा ना। इनकॉर्पोरेशन वाला ईयर बताओ, कब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 2023 में हुई है। अगर मैं सिंगल ईयर बोलूं तो 23 में हुई है। इन्होंने कहा 23 में आपको एजीएम करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि एजीएम कब होना चाहिए, कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, हर एजीएम हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए ना। अभी जब मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी, यहाँ पे मतलब क्या था, मेरा कैलेंडर ईयर से था, वापस एजीएम हर कैलेंडर ईयर होनी चाहिए, बोलो हाँ। अब क्योंकि मेरी कंपनी बनी है 2023 में, मेरी पहली एजीएम कब हो रही है, 2024 में, तो 2023 में तो हुई नहीं। इन्होंने कहा कि बस फर्स्ट एजीएम के केस में आपको छूट मिलेगी, पहले वाले एजीएम को छोड़ दो, मतलब पहले वाले कैलेंडर ईयर को छोड़ दो, उसके बाद आपको हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम तो करवाना कंपलसरी। कंफ्यूज हो गए क्या, चलिए वापस बता रही। मेरी कंपनी अभी अगस्त में, आज ही के डेट में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये बात समझ में आ रही है। कायदा क्या बोलता है, दिसंबर 2024 से पहले मुझे क्या करवा देना है, फर्स्ट एजीएम। लेकिन क्योंकि मैं पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि हर कैलेंडर ईयर में क्या होनी चाहिए, तो पहला 2023 छूट नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, फर्स्ट एजीएम की जरूरत नहीं है इनकॉर्पोरेशन वाली ईयर में करवाने की। इसके बाद हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम हमें दिखती रहनी चाहिए, अब ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक बार चालू हो गया तो ये क्यों छूट दे रहे, खुद कॉमन सेंस लगाओ। कैलेंडर ईयर होएगा ही नहीं, हम आपको ये कह रहे कि अभी न्यू बने हो तो हम आपको 9 महीने दे रहे, क्योंकि न्यू हो तो 9 महीने दे रहे, तो अभी हम आपको कैसे कह दे कि भाई इसी महीने करो, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है। चलिए वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल देके अभी बाद में बताऊंगी, पहले बस ये बताओ फटाफट, 9 मंथ समझ में आया, क्या है 9 मंथ। अगर पहली एजीएम है तो मतलब कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, नॉर्मल है तो 6 मंथ, याद रहेगा। रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या, हाँ, सीजी दे सकती है 3 मंथ्स तक का, ठीक है। और फर्स्ट कैलेंडर ईयर को छूट है अगर आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये बात याद रखेंगे, डिटेल में जाएंगे।
चलिए, आपकी बुक दिख रही है। बुक में जो पहला पैराग्राफ है 96, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ओपीसी को छोड़कर हर साल होना चाहिए रिपीट रिपीट। स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ रिपीट है, तीसरा पैराग्राफ रीड करवा रही हूं। क्या लिखा है? SS2 मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड जनरल मीटिंग। चलिए, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है एजीएम कंडक्ट करवाने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑथराइज है, वही मीटिंग करवाएंगे मेंबर्स की, ट्रांजेक्ट करवाएंगे क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस तो होता ही है। इफ बोर्ड फेल टू कन्वे, अगर बोर्ड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या चीज फेल हो जाता है? मीटिंग कन्वे करवाने में। तो एनी मेंबर में अप्रोच द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उसके पास जाने का। अभी हम बहुत सारी टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे। बोर्ड मीटिंग मालूम है, जनरल मीटिंग मालूम है। बोर्ड मीटिंग कौन करवाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एजीएम कौन करवाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? बोर्ड क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब कौन कंडक्ट करवाएगा? मेंबर। मेंबर में अप्रोच अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है? आगे चल के पता चलेगा, ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल को क्या की जाएगी? रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई आप ये मीटिंग कंडक्ट करवाइए। ठीक है, मे देन डायरेक्ट द कॉलिंग, फिर इस हिसाब से एजीएम होगा। यहां तक चीज क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग बताओ। ठीक है, फर्स्ट रीड करो। तुम ही लोग रीड करेंगे। हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए एक्सेप्ट फर्स्ट कैलेंडर ईयर इनकॉर्पोरेशन को छोड़कर। ये समझ में आ गया? उसके बाद हर नेक्स्ट फटाफट तुम ही लोग रीड करोगे जल्दी। आ जाइए। तो ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखता है? 9 मंथ्स। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो 9 मंथ्स। ठीक, हेंस इट शैल नॉट नेसेसरी टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। वापस से वो ये कह रहे। ठीक है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एजीएम कब करवानी है? 6 महीने फ्रॉम दी क्लोज ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीड करो बताओ। 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 डेज। अब इस 15 डेज की कैलकुलेशन 15 मंथ, इसकी कैलकुलेशन और डिटेल में अभी बताऊंगी। 4 बातें पढ़ी फटाफट। पहली बात क्या पढ़ी? हर कैलेंडर ईयर से मतलब है हमारा एक एजीएम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो 9 मंथ्स और इनकॉर्पोरेशन वाला ईयर छोड़ दो। नेक्स्ट क्या बोला? सब्सिक्वेंट एजीएम तो 6 महीने। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला? 2 एजीएम के गैप मैक्सिमम 15 मंथ्स, उससे ज्यादा का नहीं। अब 15 मंथ्स के मैं तुम्हें केस स्टडीज दूंगी, उससे मैं और डिटेल में समझाऊंगी। अभी बस क्या याद रखना कि 2 मीटिंग के बीच में हमारा मैक्सिमम गैप कितने का होना चाहिए? 15। तो मिनिमम तो बोला नहीं है, केस स्टडीज के थ्रू समझेंगे। चलिए, ये इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इन्हीं को लेकर। लेकिन ऊपर आ जाओ पहले। एडिशनल कंप्लायंसेस। एडिशनल कंप्लायंसेस किसको लगते हैं? लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड है, तो लिस्टेड एंटिटी को बोल दिया भाई टॉप 100 लिस्टेड कंपनी। अब कैसे पता चलेगा ये टॉप 100 है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम टॉप रैंकिंग देखेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी लिस्ट है ना, उस लिस्ट में भी हम किसी बात कर रहे हैं टॉप 100 कंपनी। उन 100 कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इनको साफ साफ बोल दिया भाई तुमको ये 9 महीने 6 महीने वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। तुमको क्या लगेंगे? मतलब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो कितने टाइम के अंदर मीटिंग करवानी है? 9 महीने। नॉर्मल कंपनी है, बहुत साल से चली जा रही है, तो 6 महीने। लेकिन अगर आप टॉप 100 कंपनीज में आते हो दैट मीन्स आपकी और टाइम कम कर दिया और काम ज्यादा कर दिया, तो 5 महीने के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया और क्या कर रहे हो? लाइव वेबकास्ट क्या होता है? आपकी पूरी की पूरी मीटिंग लाइव चलेगी, कुछ भी फर्जीवाड़ा कर सकते नहीं हो। अब 4 दीवारी के अंदर मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। मिनट्स बनाने वाला आप ही के अंदर का सीएस है ना? आप ही हो ना सीएस, आप ही बना रहे हो। आपने लिखा हाँ ये भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्योंकि आप उन बड़ी कंपनीज में से जो टॉप रैंक में आती है, तो अब आपकी मीटिंग को तो लाइव वेबकास्ट भी होगा, ऑनलाइन दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, एग्जामिशन मिल गया ओपीसी को। क्यों मिल रही है यार ये ओपीसी को एग्जामिशन? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। एक मेंबर किससे डिस्कस करेगा? दीवारों से। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स और 5 मंथ्स क्या था लिस्टेड कंपनी के लिए?
ठीक है, और गैप कितने का? 15 मंथ से ज्यादा का नहीं। आइए सिचुएशंस है, आपको बताना है। पहली सिचुएशन दिसंबर में बना है, इसी साल के दिसंबर की बात करूं। इसी साल दिसंबर में क्या बना? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। बताओ कब मीटिंग होनी चाहिए? फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? नेक्स्ट दिसंबर, 31 दिसंबर 2024। पक्का? उसको मत पढ़ो यार, तुम मुझे बताओ। इसी फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है, मेरा एग्जाम्पल समझना। दिसंबर 2023 में मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, बोलो हाँ। फर्स्ट एजीएम इनकॉर्पोरेट भी नई नई बनी है ना, तो मुझे बताओ कब, मत पढ़ो ना वो, मुझे आंसर दो। कब आपकी फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए? कितनी? सितंबर, दिसंबर? दिसंबर में ना, दिसंबर ही होगा ना? नहीं समझ में आया तो वापस से, दिसंबर में मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इसी साल, तो भाई कब मीटिंग हो जानी चाहिए? अगले साल के दिसंबर एंड से पहले पहले। क्लियर है? देखो यही लिखा है, कंपनी वाज इनकॉर्पोरेट 10 दिसंबर 2018। ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम आपकी 31 दिसंबर 2019, क्योंकि 9 मंथ्स हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज से कैलकुलेट करें। क्लियर है? दूसरी सिचुएशन मत पढ़ना, अप्रैल में इनकॉर्पोरेशन में। इनकॉर्पोरेशन कब है? अप्रैल में। कब होना चाहिए? अगले साल के दिसंबर, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म होगा। आपके लिए लास्ट डेट 9 महीने कब खत्म होते हैं? 31 दिसंबर। सेम है ना बच्चा? लेकिन अब आप मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, हमने ये पढ़ा था कि क्या होना चाहिए? कैलेंडर, कैलेंडर तो हो ही रहा है, फर्स्ट कैलेंडर ईयर को छोड़ना ही है, सेकेंड को कर रहे हैं। अब हमने 15 मंथ्स वाली बात पढ़ी है, मेरी पहली एजीएम हो रही है, कभी भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है? हमने कहा 2 एजीएम के बीच का गैप, 2 एजीएम के बीच का गैप 15 मंथ्स होना चाहिए। अप्रैल में मेरी मीटिंग होती है इसी साल। डेटा लेना, प्लेन डेटा ले लेती हूं मैं, रुक जाओ। चलिए ध्यान देंगे, अप्रैल 2023 में मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। क्लियर है? अब जैसे मेरा इनकॉर्पोरेशन होता है तो मेरी फर्स्ट एजीएम कब होगी बताओ? कितने दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? वेरी गुड, दिसंबर एंड से 2024। ये चीज क्लियर है? पहले बताओ, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब मेरी मीटिंग चल रही है, फर्स्ट मीटिंग हो गई है, इन्होंने कहा इससे पहले पहले हो जानी चाहिए, अप टू ना, अप टू दिसंबर एंड 2024। कोई एक ले लो ना फिगर। चलिए मैं ले रही हूं नवंबर में, नवंबर नहीं अप्रैल में ही करवा दी, 2024 करवा सकती हूँ। 9 महीने के अंदर कभी भी कराओ ना, मैंने पहले महीने में करवा दी, बहुत फास्ट है हम लोग यार। ठीक है, चलिए अप्रैल 2024 में करवा दिया, तो ये फर्स्ट एजीएम है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट एजीएम जो सब्सिक्वेंट एजीएम होगी 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के हिसाब से कब हो जानी चाहिए? सितंबर 25। ठीक है, तो 2 चीजें, सितंबर 25 से पहले हो जानी चाहिए, और एक और कंडीशन है 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं। अब मेरी अप्रैल में और सितंबर के बीच अगर मैं सितंबर को करवाती हूं, कितने का गैप है? मैंने अप्रैल 2024 में करवाई थी, अब मैं 25 में करवा रही हूं, क्या हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? मैक्सिमम गैप है, ध्यान देना। मैक्सिमम गैप क्या होना चाहिए? ध्यान दो, अरे यार इधर ध्यान दो यार। अप्रैल को मीटिंग हुई, अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने हो गए, अप्रैल को काउंट कर लिया तो कितना हो गया? 13 महीने हो गए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हो गए? वापस अप्रैल 13 है, अप्रैल 13 है, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर करो ना, अप्रैल 13 है, 14, 15, 16, 17 महीने हो गए। गैप ज्यादा से ज्यादा कितने का होना चाहिए? हमारा गैप कितना हो रहा है? 16-17 हो रहा है।
हो सकता है क्या? नहीं। तो अब मुझे कब मीटिंग करवा लेनी चाहिए? 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं? सॉरी, 15 महीने कब खत्म हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब एक बार गिनते हैं, ठीक है। मार्च तक में हमारा 12 महीने हो रहा था, 13, 14, 15, मतलब क्या? अप्रैल, मई, जून। जून एंड से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए? अब मुझे बताओ, अप्रैल और जून में क्या 15 महीने का गैप है? क्या है? क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 15 महीने का है। तो अगर मैं सितंबर में मीटिंग कराती हूँ तो गलत हो जाएगा ना? यही अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है कि दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली क्या? 6 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने के अंदर तब तक करवा लेना जितने में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो रहा है। अब मैंने सोचा मैं सितंबर में करवाऊं, करवा सकती हूँ? नहीं। क्या जुलाई में करवा सकती हूँ? नहीं। मैं जून में कर सकती हूँ, अप्रैल में फिर से कर सकती हूँ, मई में कर सकती हूँ, जून में, उससे ज्यादा नहीं। चलिए फिर से डेटा ले लो। हमने एंड में करवाया, जून में करवाया, जून 2025 को फाइनल कर लिया। यहां तक हो जितना भी अपन ने पढ़ा, आगे बढ़ू। नेक्स्ट एजीएम कब होगी? 2026 में कब होगी बताओ? जून 2025 में मैंने करवाया, 6 महीने के हिसाब से सितंबर। सितंबर से आगे जा सकते हो? कभी नहीं। सितंबर से आगे जा सकते हो क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, मेरा प्लान है सितंबर में करवाने का, करवा सकती हूँ? क्या मैं सितंबर में करवा सकती हूँ? क्यों अगस्त से पहले करवाना है? 15 महीने का गैप चाहिए, तो जून से जून 13 हो जाएगा। जून से जून, क्योंकि जून में करवाया अगर मैंने, तो बच्चा मई तक 12 होगा ना। जून को फिर से काउंट करेंगे, 2 बार जून काउंट होगा तो 13 महीने हो गए। ये इसमें ही कंफ्यूज हो रहे हो क्या? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? 12 महीने क्या होता है? जनवरी से दिसंबर 12 महीने होता है। दोबारा से जनवरी लोगे तो 13 हो गए ना। जून से जून लोगे तो 13 होगा, जनवरी से जनवरी लोगे तो 13 लोगे, ठीक है। हाँ, मई तक क्या हो गया? 12 महीने, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ जून में मैंने मीटिंग करवाई थी, ठीक है। तो जून को अगर मैंने किया 13, एक्चुअली में होता है क्या, प्रॉपर डेज कैलकुलेट करना होता है। मैंने यहाँ पे डेज नहीं दिया, डेज दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने 15 जून को किया, तो 14 जून तक 12 ही महीने हुआ ना। 14 जून तक क्या हुआ? 12 महीने। अब मुझे बताओ कि मैं सितंबर को करवा सकती हूँ? अब बताओ, 15 जून से लेकर 16 जुलाई कितना महीना हो गया? 13वां महीना हो गया। 16 जुलाई से अगस्त तक 14 हो गया, फिर सितंबर तक। लेकिन सितंबर की डेट है 15 से पहले पहले। सितंबर में करवा सकती हूँ लेकिन 15 से पहले। क्या ये खिचड़ी समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो केसेस भी समझ में आएंगे। नीचे के थर्ड और फोर्थ केस गलत है, मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। बुक ने एरर है, मिस्टेक है। फटाफट इलस्ट्रेशन देखो। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ध्यान देना। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 15 अप्रैल को हुई है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो आपकी एजीएम 9 महीने से पहले होनी चाहिए। हमेशा 9 महीने कब खत्म होंगे? 31 दिसंबर, ठीक है। चलिए अब आपकी सेकंड, इन्होंने कहा दी डेट ऑफ क्लोजिंग सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब होगा? 31 मार्च। अब सेकंड एजीएम 9 महीने लगता है कि 6 महीने? तो 6 महीने के हिसाब से कब हो जानी चाहिए? तो ये जनरल बातें आपको समझाइए। हमेशा याद रखना, 9 महीने से मतलब हमारा दिसंबर एंड से है, 6 महीने से मतलब हमारा सितंबर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमेशा एक ही डेट में क्लोज होता है, अलग अलग डेट होती नहीं है। क्लियर है? चलिए, द एक्चुअल डेट ऑफ प्रीवियस एजीएम, एक एजीएम कंडक्ट हुई थी, कब हुई थी? 28 जून को हुई, ठीक है, 2019। यहां तक चीज क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। द डेट ऑफ क्लोजिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 31, क्लियर है? अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो भाई 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे? 6 महीने। तो 6 महीने से मतलब क्या है? 30 से पहले पहले, ठीक है। द नेक्स्ट एजीएम कब होगी? अगर आपने सितंबर में करवा दिया है तो नेक्स्ट एजीएम आपकी कब होनी चाहिए? दो कंडीशन थी, 6 महीने के और 15 महीने। 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं। द ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, इन्होंने कहा कैलकुलेट नॉट मोर देन 15 मंथ। तो प्लीज हमेशा 15
15 का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, बताया नहीं है, बस ये लोग बस बोल रहे हैं कि 15 महीने के गैप का ध्यान रखना, ठीक है। अब एक सिचुएशन मैं खुद से आपको दे रही हूं। फरवरी में मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। कब इनकॉर्पोरेट करिए बताओ, इनकॉर्पोरेट करिए तो मेरी एजीएम कब होनी चाहिए? टू 2023 है। अब तुम लोग मुझे बता दो बस, कितने बच्चे बोल रहे हैं इसी साल का दिसंबर 23 देखना है, और कितने बच्चे बोल रहे हैं दिसंबर 2024 देखना है? कितने बच्चे 23 के लिए वोट करें? दिसंबर तो सबको मालूम है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 23। कितने बच्चे बोले इसी साल का, और कितने बच्चे बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर 24 का? एक हमने पढ़ा था, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस कैलेंडर ईयर में आपको मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट क्या है? भले ही बहुत सारे महीने हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आया? ये बात कितनी बार बोला मैंने, फर्स्ट कैलेंडर छोड़ दो। जिन बच्चों ने सही बोला है वेरी वेरी वेरी, समझ में आ गया लॉजिक? भूल जाते हो यार, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इन चीजों में बहुत घुमाया फिराया जाएगा, इसलिए मैंने इसको हर तरीके से आपको बता दिया। चलिए फिर से केस बनाते हैं। 30 मार्च को 2023 को मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। कब करना है? नेक्स्ट ईयर। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एजीएम करवाने का पर्पस समझो कि भाई कुछ काम किया है, जो काम किया उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, फायदा हुआ नुकसान हुआ डिस्कस करेंगे। तुमने क्या ही काम किया है तो अगले साल करो, नहीं काम अच्छे से कर लो। लेकिन अब अप्रैल 2023 में अगर मैं कर रही हूं कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो फाइनेंशियल पूरा मिल गया ना। तो इसमें करना है 2023 में करना है कि 24 में? 24 में, क्योंकि फाइनेंशियल खत्म। ये तो समझ में आ गया। यहां तक चीज क्लियर है? पक्का? एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन स्पेशल रीजन देना पड़ेगा, तो 3 महीने का मिलेगा। लेकिन याद रखना, मैंने जो ये एक्सटेंशन है किसमें दिखाया था? मतलब आपकी जो फर्स्ट एजीएम होगी कभी भी इसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 9 महीने दे रखे हैं, और कितने एक्सटेंड करोगे? कैलेंडर मंथ भी छोड़ा है। इतना रिलैक्सेशन ऑलरेडी आपको फर्स्ट एजीएम में दे रखा है, तो याद रखना जो ये रिलैक्सेशन है हमेशा मिलेगा किसमें? सब्सिक्वेंट एजीएम में, मतलब बाद वाली एजीएम में। ठीक है, तो ये चीजें बस लिखी है। क्लियर है? क्वेश्चन रीड करो। द गैप बिटवीन टू एजीएम शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। कमेंट। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो बताओ क्या लिखेंगे? हमें आधी बात याद रहती है। द गैप बिटवीन टू एजीएम नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। कमेंट ऑन दिस। ये बात तो बताना, इन्होंने भी बताया, लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है 15 महीने। जनरल रूल तो 15 महीने, एक्सेप्शन में 15 की जगह क्या हो जा रहा है? 18 भी हो जा रहा है। ये 18 तब होता है जब सीजी को आपने स्पेशल रीजन बताया और एक्सटेंशन मांगा, और उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। तो इन दैट केस 15 मंथ्स नहीं मिलेगा, 3 महीने का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्लैरिटी है? लिखोगे पूरा, ये 2 बातें लिखनी है। ठीक, अच्छा फटाफट पहले शॉर्ट में देखेंगे। हेडिंग देखो क्या लिखा है, फॉर्मेट ऑफ एजीएम। एजीएम किस किस को कंडक्ट करनी है? पब्लिक कंपनी को भी, प्राइवेट को भी, लेकिन ओपीसी को नहीं। रीजन समझ में आ गया? रजिस्टर्ड ऑफिस, और मतलब क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। ये मीटिंग कहाँ होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस। आईटेक्स कंपनी हमारा यही रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहीं इसी बिल्डिंग में इसी जगह पे मीटिंग करवाएंगे। समझ में आ गया? मान लो बहुत जम के बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, ये बिल्डिंग हमारी डूब गई या फिर ऐसे छत टपक रही है इसकी, तो फिर क्या करेंगे? सम अदर प्लेस, दूसरी जगह में दूसरी बिल्डिंग ले सकते हैं, लेकिन सिटी, इन दी सिटी सेम वेयर दी रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड। पूरे शहर में नहीं आती, नोटिस करो, कोई एक एरिया ही डूबता है। हाँ, बर्गी डैम अगर पूरे का पूरा क्या हो गया? फूट गया, है ना? तो पूरा जब तो एक्सेप्शनल केसेस, है ना? एक्सेप्शनल केसेस फिर थोड़ा आगे जाएंगे अपन, फिर सीजी आ जाएगा। सीजी कहेगा जेन्युइन रीजन, तो जेन्युइन रीजन दोगे ना? दे ही नहीं पाओगे, डूब गए हो, है ना? चलो, तो इतनी अनसर्टेनिटीज की बात नहीं करेंगे, वापस आ जाओ नलायक। चलो, बिल्डिंग रजिस्टर ऑफिस में नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह, दूसरी जगह, लेकिन हमेशा सिटी, अगर ये सिटी है तो सिटी में, विलेज भी तो हो सकता है, टाउन भी हो सकता है ना?
कंपनी तो कहीं की भी हो सकती है, तो सेम विलेज सेम टाउन जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो जनरल रूल कहाँ होनी चाहिए? अगर कोई दिक्कत होती है तो उसी शहर में कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर उस शहर में भी दिक्कत है तो आगे चल के सीधे आपको रिलैक्सेशन देता है, उसकी टेंशन मत लो। बिजनेस आवर्स में ही करना, बिजनेस आवर्स हमेशा क्या होते हैं? सुबह 9 से 6, इसलिए तुम लोग को 9 बजे बुलाया, ठीक है। चलो याद रखना, अरे यार ये बात मत पढ़ो यार तुम लोग इसमें क्या लिखा है? को मीटिंग नहीं हो सकती। सुबह 9 बजे तो बुला लिया मैंने, लेकिन नेशनल हॉलीडे से हमारा मतलब क्या है? पेनल्टी दे देंगे हम, ठीक है। चलो तो कब कब? 26 जनवरी, 3 नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे में क्या क्या आता है? 26 जनवरी, आज 26 जनवरी थोड़ी ना है, 15 अगस्त वाला पॉइंट कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। और क्या लिखा है? क्या लगता है ये पूरे तीनों दिन छोड़ देंगे? नेशनल हॉलीडे 3 दिन, 26 रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया और गांधी जयंती हो गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है? SS2 मतलब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नेशनल हॉलीडे से मतलब इन 3 हॉलीडे से स्पेसिफाई किसने बताया है? SS2 ने। फटाफट सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? डे टाइम प्लेस पढ़ा। 9 से 6 क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर अदर प्लेस, सिटी टाउन विलेज सेम होना चाहिए जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। क्या लिखा है? नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं। यहां तक चीज समझ में आ गया। अब नेशनल हॉलीडे से मतलब क्या है? जो भी हमारा सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, स्टेट हॉलीडे की बात नहीं हो रही है, नेशनल हॉलीडे सेंटर गवर्नमेंट जो भी डिक्लेयर कर दे। कंपनीज एक्ट ने बस क्या बोल दिया? सीजी पे बात छोड़ दी, लेकिन SS2 ने स्पेसिफाई किया है कि हमारा नेशनल हॉलीडे से मतलब क्या है? पहला रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। और उन्होंने क्या बोल दिया है? जो भी सीजी डिक्लेयर कर दे, मतलब 4 पॉइंट हो गए। पहले 3 तो स्पेसिफाई है, चौथा पॉइंट क्या बोल दिया? सीजी जिसको डिक्लेयर कर देगा वो नेशनल हॉलीडे हो जाएगा, जब कभी भी कुछ भी करे, ठीक। चलिए, कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं भी, लिस्टेड लिखा है कि अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। लिस्टेड को तो बोले भाई तुम तो रजिस्टर ऑफिस में बैठ के करो, ठीक है, ऑफिस में नहीं तो भैया सिटी से होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी क्या है? अनलिस्टेड है, तो इंडिया में कहीं भी करो, लेकिन हमें कंसर्न चाहिए, राइटिंग में प्रॉपर लिखित में चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में चाहिए। क्या? ऑल दी मेंबर्स इन एडवांस। एडवांस में सारे के सारे मेंबर्स बोलते कि चलो गोवा घूमने चलते हैं, गोवा में एजीएम रखो, तो हाँ गोवा में एजीएम हो जाएगी, लेकिन हमें सारे मेंबर्स की एडवांस में कंसर्न चाहिए। मतलब एजीएम कंडक्ट करने से पहले रिटर्न में अगर लिख दिया वापस, एजीएम कहाँ होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन किसी कारणवश उस ऑफिस में नहीं हो पा रहा है तो प्लीज सिटी, विलेज या फिर टाउन सेम होना चाहिए। यहां तक चीज क्लियर है। लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपके सारे मेंबर्स लिखित में, रिटर्न में दे दे कि कहीं और करवाना है, लेकिन इंडिया में कहीं भी, इंडिया के बाहर नहीं कह रहे, चलो इंडिया बाहर घूमने का मन है सारे मेंबर्स का, ठीक है। तो ये जनरली कौन करेगी? खुद ही सोचो, प्राइवेट कंपनी जनरली इनमें इंटरेस्ट दिखाएगी, ठीक है। सारे प्राइवेट मेंबर्स बोले चलो घूमने चलते, तो जहां कभी रिटर्न में वो लिख दे वहां कंडक्ट हो जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है। नीचे कुछ हाईलाइट कर रखा है मैंने। क्या लगता है गवर्नमेंट कंपनी की मीटिंग कहाँ होगी? जहां गवर्नमेंट चाह ले। क्या वो अपने बनाए हुए रूल्स अपने में अप्लाई करेगी? कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा मना करती है ये, ठीक है। इन्होंने कहा मर्जी है, या तो रजिस्टर ऑफिस या तो एनी अदर प्लेस, सिटी टाउन विलेज जो ऊपर पड़ा, या फिर एनी अदर प्लेस जहां सीजी बोल दे। जब कंपनी ही सीजी की है, कंपनी ही सरकार की, तो सरकार जहां बोल दे वहां हो जाएगा। क्या मेंबर से अप्रूवल लेने की जरूरत है? अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था 100% मेंबर बोलेंगे तो नहीं, इन्होंने कहा सीजी मेंबर है ना, तो वही तो अप्रूवल दे रही है, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है? सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। टाइम, डेट, प्लेस, ईच एजीएम कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट, समाज सेवा के लिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां बोले, जिस जगह में बोले, चुपचाप मानकर मीटिंग अटेंड करने चले जाना। क्लियर है? पक्का? चलिए, बार बार मैं कह रही थी ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, बिजनेस बोलने से मतलब क्या? ऑर्डिनरी मैटर्स। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। वोटिंग भी होती है प्रॉपर, लेकिन हम कौन सा मोड लेते हैं? ई वोट, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा है? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एजीएम। एजीएम में
चार इंपॉर्टेंट बिजनेस थे जो मैंने बोला था, बाद में बताऊंगी, बच्चा समझना। दो टाइप के बिजनेस है जो डिस्कस होते हैं। बिजनेस टेक्निकल वर्ड है। बिजनेस क्या है बच्चा? टेक्निकल वर्ड। अगर मैं इसे सिंपल बोलूं तो इसे मैटर्स बोल सकते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस मतलब क्या? टाइप ऑफ मैटर जो एजीएम में डिस्कस होंगे। पहला टाइप क्या है? ऑर्डिनरी। दूसरा क्या है? स्पेशल। ऑर्डिनरी इन चार पॉइंट्स को ही बस बोलते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी होगा, रेस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस, ऑल द मैटर्स, उनको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। क्लियर है? चलिए, पहला क्या लिखा है अच्छे से रीड करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड को सिंपल बोर्ड रिपोर्ट बोल सकती हूं, एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर, तो क्या ऑडिटर रिपोर्ट बोल सकती हूं। इन शॉर्ट तीन चीजें। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा बोर्ड रिपोर्ट। तीसरा ऑडिट रिपोर्ट। मैं आपको बार बार कह रही थी कि एजीएम में क्या डिस्कस करना है, पिछले साल का पूरा चिट्ठा, क्या फायदा क्या नुकसान क्या फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, बात समझ में आ रही है? ठीक। इसके अलावा पूरे साल भर में कंपनी ने जो भी काम किया है वो कहाँ लिखा रहता है? बोर्ड रिपोर्ट में। और एक ऑडिटर आएगा, चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही से बनाए कि नहीं बनाए। ये सारी चीजें वो अपने ओन वर्ड्स में एक रिपोर्ट तैयार करके देगा कि हाँ सब सही है, या फिर उसको लगेगा कुछ सही ही नहीं है तो अलग से वो रिमार्क लिखेगा कि ये सारी चीजें गड़बड़ है। तो जो ऑडिटर होता है, ये ऑडिटर अकाउंट्स का ऑडिट कर रहा है, तो कौन होगा? सीए की सीएस? सीए। कंपनी के अंदर का होगा, कंपनी के बाहर का? ऑडिटर है तो हमेशा प्रैक्टिसिंग होगा। तो इन शॉर्ट, सीए की ऑडिट रिपोर्ट होगी प्रैक्टिसिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड रिपोर्ट होगी, ये सीएसी बनाता है। अगर प्रैक्टिकली बोलूं मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट तैयार करना है, खुद नहीं बना सकता वो कुछ भी आपकी हेल्प के बिना। अंदर का सीएस उसकी हेल्प करेगा बोर्ड रिपोर्ट बनाने में। तीसरी चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन बना रहा होगा? कंपनी के अंदर का सीए रहता है, सारे अकाउंटेंट लगे होंगे, सारे सीए लगे होंगे, ये बनाएंगे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बचपन से सीख रहे हो, 11 12 से अकाउंट जो सीख रहे हो ना, वो कंपनी के अकाउंटेंट बना रहे होंगे। उसको सुपरवाइज करने वाला कौन हो सकता है? सुपरवाइज नहीं करेगा वो, अंदर का सीए होगा। जैसे सीएस दो हैं, जॉब वाला और प्रैक्टिसिंग वाला। सीए भी क्या है? दो है, जॉब वाला और, तो जो जॉब वाला है ये कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करवा रहा है। पूरी उसकी टीम होगी जिसमें अकाउंटेंट होंगे और भी सीए हो सकते हैं, बहुत बड़ी टीम हो सकती है, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी टीम। अब बाहर का सीए आके चेक करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो अकाउंट्स जो अंदर के सीए ने बनाया है, बाहर के सीए ने चेक किया, ऑडिट रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो बोर्ड रिपोर्ट है, ये पूरे लॉ के कंप्लायंसेस है जो साल भर में आपने बाय बैक किया, इश्यू लाया, जो भी ये पूरा चिट्ठा ये बोर्ड रिपोर्ट में लिखा रहेगा। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक एक्सट्रैक्ट होता है। ये कौन प्रिपेयर करेगा? प्रैक्टिकली सीएस। सीएस कौन सा वाला? जॉब वाला। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो हमें एजीएम में सबसे पहला मैटर जो डिस्कस करना है अपने मेंबर्स के सामने, वो क्या डिस्कस करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। ये एक मैटर है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन है। दूसरा क्या? डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? याद करो, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करता है, फिर मेंबर अप्रूव करते मतलब डिक्लेयर करते। डिक्लेरेशन कौन देता था? शेयर होल्डर। तो पहले प्रपोज किया होगा, तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा। ये भी ऑर्डिनरी मैटर है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस। द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग। ऑडिटर, डायरेक्टर, इन सबका क्या होता है? रोटेशन होता है, रिटायर होता है। डायरेक्टर बहुत टाइम से अगर एक ही कंपनी में है तो वो उनका सगा हो जाता है, काम करेगा नहीं अच्छे से, तो हमने क्या बोलते हैं? उसका रिटायरमेंट होना चाहिए। अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो उसके बदले में जो भी नया डायरेक्टर आ रहा है उसका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा बच्चा? एजीएम में। एजीएम में, ठीक है। द अपॉइंटमेंट एंड द फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये कौन सा ऑडिटर? यही सीए प्रैक्टिसिंग वाला। इन शॉर्ट चार बातें डिस्कस होंगी। पहला क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, ये एक ही है। दूसरा डिविडेंड डिक्लेरेशन। तीसरा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट का रिप्लेस कर और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्यूनरेशन की सैलरी वैल्यू सब डिसाइड करे। ये सब कहां डिसाइड हो रहा है? एजीएम में। इन सब को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। इन सब को छोड़कर बाकी जो भी बचता है वो सब स्पेशल है। मान लो मैंने मीटिंग करवाई मर्जर करने की, वो ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल? बाय बैक करना है, क्या है? नया इश्यू लेकर आना है, क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर करना है, क्या है? समझ में आया? ऑर्डिनरी बस ये चार है। इससे पहले हम पूरे चैप्टर में जहां जहां कुछ कुछ भी पढ़ते हैं ना, मीटिंग बुलाओ मीटिंग बुलाओ मीटिंग, वो मतलब क्या होती है? स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी इनको तो डिस्कस करना ही करना है, बाकी तो सिचुएशनल है ना। हर कोई कंपनी बाय बैक करेगी, जो करेगी वो डिस्कस करेगी, तो स्पेशल बिजनेस हो गया। क्लियर है? यही चीज ये पूरे पैराग्राफ में लिखी है,
रिपीट, पूरा वही सारी चीजें। मुझे बताओ, ऑर्डिनरी अगर बिजनेस है तो ये तो हर मीटिंग में डिस्कस होना है, मेंबर्स को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है। आप एक एजीएम हो रही है अभी अगस्त में, मुझे 5 बातें डिस्कस करनी है, जिसमें से 4 बातें तो क्या है, ऑर्डिनरी, और 5वीं बात क्या है, बायबैक। तो बायबैक मेरा स्पेशल केस हो गया, स्पेशल बिजनेस। मैं नोटिस भेजूंगी अपने मेंबर्स को, नोटिस में लिखा होगा ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस करना है, इनको लेके क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, लेकिन एक्सप्लेनेटरी एक नोट दूंगी नोटिस के साथ अटैच कर कर कि मैं बायबैक भी करने का सोच रही हूँ। तो मीटिंग में आएंगे तो हम 4 बातों में डिस्कस करेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन किसका दूंगी मैं, बायबैक का। मतलब स्पेशल बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ता है। चलिए, अबव मेंशन सारे के सारे क्या है, ऑर्डिनरी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है ऑर्डिनरी बिजनेस में, लेकिन सारे बिजनेस जो भी स्पेसिफाइड है एक्सेप्ट अबव मान लिए जाते हैं स्पेशल। ऊपर जितने भी बताए उसको छोड़कर सब क्या है, स्पेशल है। इन द मीटिंग अदर देन एजीएम, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस करें और स्पेशल भी। अब एजीएम नहीं हो रही है, नॉर्मल जनरल मीटिंग एजीएम हो रही है, उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी नहीं। ऑर्डिनरी बिजनेस बस एक ही जगह डिस्कस होगा, एजीएम, उसके अलावा कहीं भी नहीं। मतलब जितनी भी दूसरी मीटिंग हो रही है जनरल मीटिंग, उसमें क्या डिस्कशन हो रहा है, स्पेशल बिजनेस। तो साफ साफ उन्होंने ये लिखा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत है, किसके साथ अनेक्स कर देना, किसके साथ चिपका देना, नोटिस के साथ। इन केस नॉन डिस्क्लोजर इनसफिशिएंट, मान लो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया या फिर आधा बताया, इनकम्प्लीट बातें बताई, तो ऑब्वियसली बच्चा प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन, सबको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। कंपनी को जो भी उन्होंने उससे फायदा उठाया, वो जानबूझकर ये बात नहीं बता रहे थे ताकि लोग ना आए, और लोग नहीं आएंगे तो वोटिंग भी नहीं होगी। हम बार बार बोलते हैं ना एसआर पास करो, ओआर पास करो मीटिंग में, तो वोटिंग पावर जो मीटिंग में आकर यूज करनी है उसकी बात हो रही है। मान लो मेरी क्लास में बच्चा बहुत 100 बच्चे, 100 में से बच्चे आए 50 है, तो मैं 50 में से ओआर ऐसा देखूंगी, जो आए नहीं मैं उनको काउंट करूंगी ही नहीं। तो हम जानबूझ के नहीं नोटिस में बता रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ उंगली करने वाले शोल्डर है, वो आ जाएंगे तो वो हमारा काम नहीं बिगाड़ देंगे। तो अगर इसे कुछ फायदा उठाया है डायरेक्टर्स ने, प्रमोटर ने, कुछ भी, तो आपको एज अ कंपनसेशन पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। क्लैरिटी है, पक्का? सिंपल सिंपल बातें। डायरेक्टर फेल हो गया क्या करवाने में, एजीएम, बहुत सेवरल ईयर से, तो क्या लगेगी, पेनल्टी। जनरल बात लिखी है। नॉन कंप्लाइंस का रखा है एजीएम का, तो क्या माना जाएगा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन मतलब दबाना, अनफेयर, गलत कर रहे हैं, किनको, माइनॉरिटी के साथ। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मतलब क्या, माइनॉरिटी के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, चलिए। कंपनी स्टेटेड, देखो सर्वर क्या हो गया है, क्रैश हो गया। सर्वर समझते हैं, इंटरनेट, मीटिंग कर रहे थे, सर्वर क्रैश हो गया, जिस कारण से वो रेस्ट ऑफिस में मीटिंग नहीं कर पाए। तो आरओसी ने साफ साफ बोला है, इट्स योर प्रॉब्लम। आपको क्या करना चाहिए था, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इंटरनेट का कुछ जुगाड़ करना चाहिए था। तो यस, वायलेशन माना जाएगा, और कंपनी और डायरेक्टर दोनों कंपनसेशन देने के लिए एलिजिबल रहेगी। समझ में आया? क्योंकि एजीएम है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है, चलो चिल्लर चिल्लर बातें। हेडिंग का लिखा है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, पेनल्टी दे रखा है। ऊपर हमने सारे केसेस पढ़े, सेम वही लिखा है। किस किस में डिफॉल्ट किया, कंप्लाई में, होल्डिंग में, तो साफ साफ बोल दिया, कंपनी भी गई और ऑफिसर भी, क्या लगेगी, पेनल्टी। सेक्शन 97 क्या बोलते हैं, इफ डिफॉल्ट इज एजीएम तो मेंबर में मेक एप्लीकेशन, पीछे पड़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर अथॉरिटी एजीएम कंडक्ट करवाने की, नहीं करवा पाई तो कौन आएगा, मेंबर। प्रॉपर अथॉरिटी पास, वो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, ट्रिब्यूनल है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को क्या बोल दिया, भाई तुमको तो एक्स्ट्रा काम हमेशा से, स्टॉक एक्सचेंज को बताओ 24 घंटे के अंदर जब भी आपकी मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती है, एजीएम होती है, 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताओ कि भाई मीटिंग हो गई है और क्या कैसा कंक्लूजन है। क्लियर है? लिस्टेड कंपनी को हमेशा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। चलिए फिर क्या लिखा है, एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड whether or not the annual accounts are ready for the consideration at the meeting। 4 इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाती है। पहली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन, फिर डायरेक्टर ऑडिटर इनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अंदर के सीए ने बना दिया होगा, बाहर के सीए ने ऑडिट कर दिया होगा, बोर्ड रिपोर्ट तैयार। ये कह रहे बच्चा अकाउंट्स ही नहीं बन पाए तब भी मीटिंग कराओ, बताओ इनकम्प्लीट ही है। एजीएम मस्ट बी कॉल्ड, आपको बुलाना ही पड़ेगा, वेदर और नॉट एनुअल अकाउंट्स आर रेडी फॉर द कंसिडरेशन।
तैयार नहीं हुए हैं डिस्कशन करने के लिए, स्टिल आपको एजीएम तो करवानी पड़ेगी, आप ये एक्सक्यूज नहीं दोगे। अभी एक केस में हमने पढ़ा था सर्वर क्रैश होने का, उसने एग्जाम्पल दिया था, तब भी नहीं माने थे, तो ये तो तुम्हारी साफ गलती है कि तुमने अकाउंट्स ही नहीं बनाए। कितना टाइम दे रखा है? 6 महीने। 31 मार्च को फाइनेंशियल खत्म हो गया है, 6 महीने अच्छा खासा टाइम है, लेकिन स्टिल आप ऐसा कर रहे हो। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट है, इसके बाद छोड़ दूंगी। क्या लिखा है हेडिंग? कब माना जाएगा आपकी वैलिड जनरल मीटिंग है? समझना, बुलाने वाला कौन है? प्रॉपर तरीके से कन्वे होना चाहिए, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए और प्रॉपरली कंडक्ट। चलिए समझते, प्रॉपर अथॉरिटी से मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए, कुछ झोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोटिस ऑफ द एजीएम बाय, मर्जी है, हाथ से भी दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, सेवरल तरीके हैं आप तक नोटिस पहुंचाने के ताकि आप मीटिंग अटेंड करो। तो ये कह रहे प्रॉपर नोटिस से मतलब क्या है? नोटिस आप तक पहुंचाना चाहिए, ठीक। तो हम मानेंगे कि हाँ वैलिड जनरल मीटिंग है। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए मतलब कोरम, व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। प्रॉपर कोरम कितना है आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जितना होना चाहिए उतने अगर आए हैं तो वैलिड जनरल मीटिंग है। फिर क्या लिखा है? चेयरमैन भी होना चाहिए, अगर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो चेयरमैन भी होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से कोरम, प्रॉपर तरीके से चेयरमैन। देन क्या लिखा है? कंडक्ट वैलिडली ट्रांजेक्ट रेजोल्यूशन, चाहे वो रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड हो या फिर बाय पोल हो, ठीक। और प्रॉपर क्या बननी चाहिए? मिनट्स। मिनट्स मतलब समरी, वेरी गुड, समरी ऑफ पूरी मीटिंग। तो कब हम मानेंगे कि मीटिंग अच्छे तरीके से कंडक्ट हुई है? पहला, प्रॉपर तरीके से कन्वेंट से मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर होने चाहिए और प्रॉपर नोटिस भेजा जाना चाहिए। अब जब नोटिस भेज दिया तो अब मीटिंग आ गए, प्रॉपर कोरम होना चाहिए और प्रॉपर चेयरमैन। अब कोरम भी है, चेयरमैन भी बैठा है, अब अच्छे तरीके से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, चाहे वो शो ऑफ हैंड हो चाहे वो पोल। मीटिंग खत्म तो क्या बन जानी चाहिए? मिनट्स। इन शॉर्ट उन्होंने पूरी प्रोसेस दे रखी है। पहले डायरेक्टर नोटिस भेजेंगे, मीटिंग में कोरम आएगा, चेयरमैन रहेगा और उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा और मीटिंग के मिनट्स तैयार हो जाने चाहिए। केस लिखा है, ये क्या लिखा है? टाइपोग्राफिकल। और क्या लिखा है? इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है? गलती। दो टाइप की गलती होती है, एक जानबूझ के होती है और एक अनजाने में होती है। ये अनजाने वाली गलती की बात करें, मतलब इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशन। कुछ ऐसे एरर हो गए मिनट्स रिकॉर्ड करने में, तो रेक्टिफाई सब्सिक्वेंटली कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ऑफेंस, मतलब ठीक किया जा सकता है। अगर आपने रेक्टिफाई किया तो इसको कोई ऑफेंस माना नहीं जाएगा, क्योंकि गलती किस टाइप की है? अनइंटेंशन। प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ कर दिया कि भाई हमसे गलती से हुआ है तो बच जाओगे, अगर जानबूझ के हुआ है ये प्रूफ हो गया तो आप फंस गए। क्लियर है? यहाँ पे एजीएम का टॉपिक होता है ओवर, नेक्स्ट क्लास में ईजीएम पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चा?